चलो बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। मनी मास्टर का आज अपना डे 7 है और जो आज का अपना टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है, डिजिटल पेमेंट्स। हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें जो माइनर डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कब यूज किया जाता है, और लास्ट में बात करेंगे कुछ माइनर मिस्टेक्स की जो हमें अवॉइड करनी चाहिए कोई भी डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट होता क्या है। देखो ये बिल्कुल बेसिक है। जब भी आप कैश का यूज़ ना करके कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो हम उसे डिजिटल पेमेंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि डिजिटल पेमेंट करने के जो बेनिफिट है वो क्या है। देखो डिजिटल पेमेंट करने के एक तो कैश कैरी नहीं करना पड़ता, बहुत फास्ट है, सेफ है, कन्वीनियंट है, और भी मतलब ढेरों फायदे आप जब चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं। कुछ खास मतलब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पोर्टेबल है, यानी कि जहाँ आपका मोबाइल रहेगा आप वहाँ से कोई भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा बात करते हैं डिजिटल पेमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो ऐसे तो अनगिनत टाइप मिल जाएंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स की। तो सबसे पहला जो अपने इंडिया में यूज आता है वो आता है यूपीआई ट्रांजेक्शन। इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसमें अभी के टाइम पे नंबर 1 पर है। तो हम बात करें अगर यूपीआई क्या होता है, तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। हम अपने मोबाइल का यूज़ करके कोई भी यूपीआई ऐप को यूज़ करके किसी दूसरे के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पे करते हैं, तो हम उसे यूपीआई ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर हम यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका कुछ खास लेना देना है नहीं। ये रियल टाइम होता है, 24/7 आप कभी भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल के यूज से सामने वाले के मोबाइल नंबर या उसकी यूपीआई आईडी या फिर उसका क्यूआर कोड जो भी आपको मिले उसके मदद से आप कर सकते हैं। आप कोई भी यूपीआई जो एप्लीकेशन है उसे उठाते हैं, अपने बैंक अकाउंट को उससे लिंक करते हैं और बस डन, आप शुरू कर सकते हैं। जो इंडिया में सबसे सेकंड नंबर पर है वो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। देखो डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके अकाउंट से पैसा निकालता है, यानी कि आपने यूज किया तो जो पैसा कटेगा वो सीधा आपके अकाउंट से कटेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इससे मिलता जुलता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि आप पहले पूरे महीने बैंक के पैसे को यूज कर सकते हैं, फिर जो फिक्स डेट रहती है उसको आप जितना भी उस महीने बैंक से पैसा यूज करते हैं वो आपको बैंक को रीपे करना पड़ता है। अगर आप तय टाइम पर रीपे नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप टाइम पे हर बार रीपे कर देते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है। जो थर्ड है वो है मोबाइल वॉलेट्स। अच्छा यूपीआई और जो मोबाइल वॉलेट्स है वो देखने में से सेम लगते हैं, लेकिन असल में दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि पेटीएम है, तो पेटीएम का अभी यूपीआई बंद हो चुका है लेकिन उसका वॉलेट अभी भी चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, जो यूपीआई होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप जब भी किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो पैसा कटेगा वो सीधा आपके बैंक से कटेगा और सामने वाले के बैंक में जाएगा। जब भी आप जो वॉलेट्स होते हैं उसका यूज करते हैं तो उसमें आपको अपने बैंक को लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें रिचार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे ही आपको उसमें आपका पैसा लोड करना पड़ता है। आप 1000, 500, 2000 जो भी है एक साथ उसमें रिचार्ज करते हैं। आपके बैंक अकाउंट का उससे कोई लेना देना नहीं रहता और फिर आप पेमेंट करते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर मान लो आपने 500 का रिचार्ज किया और अगर वो खत्म हो गया तो आपको फिर से उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है। यूपीआई में डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक रहता है, जबकि वॉलेट बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है नेट बैंकिंग। जो नेट बैंकिंग मैक्सिमम बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है। ये कैसे काम करती है, हम क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मैं एसबीआई की वेबसाइट पे लॉगिन करूंगा, मेरे पास लॉगिन यूजर आईडी रहेगी, पासवर्ड रहेगा, और फिर वहां से मैं सारे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। जैसे आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, या फिर और भी बहुत सारे आईएमपीएस हो गया। हम जो नॉर्मल छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जैसे बिजनेस के नाम पे जो बड़े ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, जैसे यूपीआई में क्या करते हैं कि कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप वहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 का कर सकते हैं। या फिर किसी की यूपीआई आईडी लेकर रहेंगे तो वहाँ पर भी एक लिमिट रहेगी, जैसे 24 आवर में हम 1 लाख रुपए तक ही इंडिया में यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक बैंक से। जबकि दूसरी तरफ जब हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है खासतौर पर। वो आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट अच्छा है तो आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितना भी चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिफ्थ आ जाता है क्यूआर कोड पेमेंट्स। क्यूआर कोड में तो बिल्कुल सिंपल है, यूपीआई के जैसा ही है। आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, आप उसे स्कैन करते हैं और मैक्सिमम 2000 तक का अमाउंट आप उससे पे कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये यूपीआई, वॉलेट और जो नेट बैंकिंग है इन तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग,
अगर आपको अपना अकाउंट लिंक करने की बात आए तो यूपीआई में आपको अपना अकाउंट लिंक करने की जरूरत पड़ती है, वॉलेट में आपको अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और नेट बैंकिंग में भी लिंक करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ तो सारा ट्रांजेक्शन अकाउंट से ही होगा। अगर आपको रिचार्ज करने की जरूरत पड़े तो यूपीआई में कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पैसा अकाउंट से कटेगा। वॉलेट में आपको रिचार्ज करना पड़ता है, जबकि नेट बैंकिंग में भी आपको कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता, जो सारा ट्रांजेक्शन है वो आपके अकाउंट से ही होगा। अगर हम फास्ट पेमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे फास्ट आपका यूपीआई रहेगा, वॉलेट भी फास्ट है। लेकिन अगर हम नेट बैंकिंग की तरफ जाए तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जैसे अगर मैं आरटीजीएस की बात करूँ तो ये करीब 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम लेता है। आईएमपीएस हालांकि हाथों हाथ हो जाता है, उसमें भी 2-4 मिनट का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा स्लो है नेट बैंकिंग बजाय यूपीआई और वॉलेट यूज के। अगर हम ऐप फ्रेंडली एप्स की यूज करें तो इसमें यूपीआई हमारे लिए फ्रेंडली एप्स दे देता है, वॉलेट भी ऐप फ्रेंडली है। जबकि नेट बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा लेस हो जाता है। वहाँ पे जब आप जैसे किसी भी बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझना। तो हम यूजर फ्रेंडली की अगर बात करें तो यूपीआई ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है बजाय नेट बैंकिंग के। वॉलेट भी ठीक ठाक है, यूजर फ्रेंडली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। हम जब भी डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती है सेफ्टी के पर्पज से। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, आपको लूट लिया जा सकता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कि जैसे आपको अपना ओटीपी या यूपीआई पिन है वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी रैंडम क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो फेक लिंक्स आते हैं, जैसे मैसेज में आते हैं कि आपने 5 लाख रुपए जीते हैं, इसको यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको ये लॉटरी लगी, तो आपको कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको पब्लिक वाईफाई का कभी भी यूज नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखो। लोग सोचते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब भी किसी को पेमेंट करने की बात आए तो पब्लिक वाईफाई का हमें यूज़ नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम इसे अवॉइड करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अपनी स्क्रीन किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। जो अपने नेट बैंकिंग वगैरह के पासवर्ड है उसे कहीं लिख कर नहीं रखना चाहिए किसी भी नोटबुक में, क्योंकि अगर वो किसी को भी मिलती है तो वो आपकी यूजर आईडी से इजीली लॉगिन कर लेगा। अगर आपको कोई भी कॉल वगैरह आता है किसी से भी, अगर वो बोलेंगे कि मैं बैंक अधिकारी वगैरह बात कर रहा हूँ, तो आपको अपनी डिटेल वहाँ पर शेयर नहीं करनी है। खासतौर पर जो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं वो आपको कहीं भी शेयर नहीं करने हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, तो हमें इन्हें अवॉइड करना है। साथ ही हम जो पासवर्ड बनाते हैं उसे कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ या 1234 या 0000 ऐसा कोई भी ना रखें। ऐप्स को हमेशा अपडेट करते रहे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, और बस अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो टाइम रहते उसे रिपोर्ट करवा दे, हो सकता है आपका पैसा वापस आ जाए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूपीआई को अपने बैंक अकाउंट से आप कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल, आपको कोई सा भी यूपीआई ऐप उठाना है, वो हो सकता है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। उसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो लिंक करना है, बैंक अकाउंट चूज करना है जो आप लिंक करना चाहते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। फिर आपको वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट होते हैं उनका यूज़ करके आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, और बिंगो आपका यूपीआई शुरू हो जाएगा। तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो शुरू के 24 आवर रहेंगे उसमें आपकी जो लिमिट रहेगी, अगर आपने न्यू बैंक अकाउंट लिंक किया है तो वो 5000 ही रहेगी। उसके बाद में जो शुरू के 24 आवर एक बार आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप डेली के 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक इतना ही था, कुछ खास था नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें थी डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तो बी कंटिन्यू, थैंक यू।